अनुज आज कई सालों के बाद अपने पैतृक गांव देवपुर जा रहा था। उसका बचपन वहीं बीता था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद उसे शहर भेज दिया गया था। उसके साथ उसका जिगरी दोस्त राहुल भी था, जो गांव की कहानियों और अनुज के रहस्यमय अतीत को जानने के लिए बेताब था। दोनों ने सुबह की ट्रेन पकड़ी थी। उम्मीद थी कि शाम तक गांव पहुंच जाएंगे। ट्रेन में खाना खाने के बाद वो बाहर के बदलते नज़ारों को देख रहे थे। हरे भरे खेत धीरे धीरे घने जंगलों में बदल रहे थे और सूरज डूबने के साथ आसमान नारंगी रंग का हो गया। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंच रहे थे, अनुज के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे याद आया कि कैसे गांव के बुजुर्ग रात में एक खास जगह के पास से गुजरने से खास मना करते थे और कैसे कुछ रहस्यमयी मौतें गांव में डर का माहौल बनाए रखती थीं। राहुल ने अनुज के शांत चेहरे को देखकर पूछा, क्या बात है अनुज, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? अनुज ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, बस गांव की पुरानी बातें याद आ रही है। उसने राहुल को गांव की सबसे पुरानी और डरावनी कहानी के बारे में नहीं बताया था। एक पिशाच की कहानी जो सदियों से देवपुर के जंगलों में भटक रहा था और जिसकी क्रूरता की गूंज आज भी गांव के लोगों के दिल में थे। ये पिशाच जो कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक था, एक अनुष्ठान के दौरान मारा गया था और उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हो पा सकी थी। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को वो और भी शक्तिशाली हो जाता है। ट्रेन जैसे ही देवपुर के छोटे से स्टेशन पर रुकी, एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही थे और उनकी आंखों में एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। अनुज ने महसूस किया कि गांव पहले से भी ज्यादा सोना और डरावना लग रहा था। रात हो चुकी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कपा दे रही थी। गांव पहुंचकर वो अनुज के पुराने घर गए। घर की दीवारों पर नमी की परत थी और लकड़ियों से बनी सीढ़ियां चीख रहे थे। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है इस घर को भूतों ने ही संभाल कर रखा है। लेकिन अनुज जानता था कि यह मजाक नहीं था। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के चलने की धीमी आवाज और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा हो। राहुल ने शुरू में इसे थकान का असर समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत है। अगली सुबह अनुज अपनी दादी से मिलने गया, जो गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। दादी ने अनुज को देखते ही पहचान लिया और उन्हें गले लगा लिया, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? इस गांव पर अब भी पिशाच का साया है, दादी ने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ ही दिन पहले गांव के एक चरवाहे की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसकी लाश पर अजीब निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले मौत पर पाए गए थे। अनुज को याद आया, सालों पहले उसके छोटे भाई की भी ऐसी ही रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसकी वजह से उसका परिवार शहर चला गया था। उसे शक था कि ये वही पिशाच था। दादी ने बताया कि पिशाच की शक्ति उस पुराने बरगद के पेड़ पर छिपी है, जो गांव के शमशान घाट के पास है।
उन्होंने कहा कि अगर पिशाच को हमेशा के लिए शांत करना है तो पूर्णिमा की रात बरगद के पेड़ के नीचे एक खास अनुष्ठान करना होगा। उस रात पूर्णिमा थी। अनुज ने राहुल को सब बताया। राहुल शुरू में डर गया, लेकिन अनुज को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस रात वो दोनों दादी के दिए हुए ताबीज को पहनकर शमशान घाट की ओर निकले। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की डालियां ऐसे ही हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। शमशान घाट पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक काली छाया नाच रही थी और उसकी आंखों से लाल लपटें निकल रहे थे। ये वही पिशाच था। पिशाच ने उन्हें देखते ही एक भयानक चीख मारी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। अनुज ने हिम्मत जुटाई और दादी के बताए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। पिशाच उन पर हमला करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ताबीज और मंत्रों के कारण वो पास नहीं आ पा रहा था। राहुल ने देखा कि अनुज का शरीर मंत्रों के जाप से कांप रहा था और पिशाच धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। जैसे ही अनुज ने आखिरी मंत्र पूरा किया, एक तेज रोशनी निकली और पिशाच एक चीख के साथ अदृश्य हो गया। चारों ओर खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रहे थे। अनुज और राहुल थक चुके थे, लेकिन उन्हें जीत की खुशी थी। सुबह होने से पहले वो वापस घर आ गए। गांव में शांति लौट आई थी। अनुज ने आखिरकार अपने बचपन के उस भयानक रहस्य का सामना किया था और उसे समाप्त कर दिया था। अब उसे समझ आया कि सालों पहले वो गांव छोड़कर क्यों गया था और अब वो वापस क्यों आया था। वो पिशाच का प्रतिशोध खत्म कर चुका था और गांव अब सचमुच में आजाद था उस पिशाच के डर से। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। चाचा जल्दी सामान समेटिए, शाम होने वाली है, कहता हुआ मैं अपने जूते पॉलिश करने का सामान जल्दी जल्दी अपने बक्से में रखने लगा। उधर रमजान चाचा भी फुटपाथ पर बिछाकर बेचने के लिए रखे अपने कपड़ों को समेटना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही अपना बक्सा उठाया, एक ग्राहक आकर खड़ा हो गया मेरे सामने और बोला, जूते में पॉलिश करोगे क्या? नहीं साहब, अब दुकान हमने बंद कर दिया है। हमारे लिए वो बक्सा ही तो हमारी दुकान थी। अरे भाई, पैसे पहले ले लो। नहीं साहब, अब दुकान नहीं खुलेगी, आप कहीं और से करवा लीजिए। अरे यार, डबल पैसे ले लो ना, मुझे जल्दी है इसलिए कह रहा हूँ। कहते हुए उस आदमी ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। साहब, मैं नहीं कर सकता अभी। अरे लखन बेटा, अब ये साहब इतनी जिद कर रहे हैं तो कर देना। रमजान चाचा ने मुझे समझाया। ठीक है चाचा, आप बोल रहे हैं तो कर देता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने उस आदमी के जूते पॉलिश किए और फिर से अपना सामान समेटने लगा। मैंने गौर किया कि उस व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी। उसने मुझे 100 रुपए का नोट थमाया और एक सिगरेट सुलगा ली। साहब, इतने रुपए के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आज ज्यादा काम नहीं किया ना। कहता हुआ मैं खड़ा हो गया। बाकी तुम रख लो। कहता हुआ वो एक और चला गया। मैंने गौर किया कि उस शख्स ने काले रंग का कोट पहना हुआ था, एक बड़ी टोपी पहने हुए था वो। मैंने चलते हुए रमजान चाचा से भी बोला, चाचा, यह आपको कोई संदिग्ध आदमी नहीं लगता? किस बात पर?
रमजान चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। छोड़िए। फिर इधर उधर की बातें होती रही। मैं और रमजान चाचा साइकिल में चलते रहे। रमजान चाचा और मैं एक ही गांव के थे और शहर के स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी आजीविका के लिए काम किया करते थे। मैं जूतों में पॉलिश लगाने का काम करता था तो रमजान चाचा जमीन पर एक चादर बिछाकर बच्चों और महिलाओं के लिए कपड़े बेचते थे। हम लोग एक ही साइकिल से रोजाना सुबह सवेरे ही निकल जाते और अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते थे। जाति और बिरादरी के अलग होने के बावजूद भी हम में पिता और बेटे के जैसा संबंध था। उस आदमी के चलते आज शाम हो गई थी। रमजान चाचा साइकिल चला रहे थे और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ था। मेरा छोटे सा पॉलिश करने का सामान और उनके कपड़ों का गट्ठर पीछे बंधा हुआ था। मैंने साइकिल चलाते रमजान चाचा से बोला, चाचा आज तो देर हो गई, रात भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे तो आदत है रात की। तुम्हें डर लगता है क्या? हंसते हुए रमजान चाचा बोले तो मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई। मुझे लग रहा था कि आगे जंगल का रास्ता था, कच्चा और बिल्कुल सुनसान। ऊपर से एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था जिसके बीचों बीच से रास्ता हमारे गांव तक जाता था। चाचा मुझे उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में जाने से डर लगता है, मैंने डरते हुए कहा। रमजान चाचा हंस पड़े और फिर बोले, बेटा मैं हूं ना, मुझे भूतों पिशाचों से डर नहीं लगता। मुझे तो तंत्र मंत्र भी आता है, तुम चिंता मत करो। कहते हुए उन्होंने साइकिल चलाना जारी रखा। जैसे जैसे हम उस कब्रिस्तान के नजदीक पहुंच रहे थे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रहे थे। चाचा मुझे डर लग रहा है, चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। कहते हुए उन्होंने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते की ओर साइकिल मोड़ ली। मेरा दिमाग उसी कब्रिस्तान के भूत और चुड़ैल पर लगा हुआ था जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। सुना था कि रोज एक भूत और एक चुड़ैल में झगड़ा होता है कब्रिस्तान में, जो पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से होता आ रहा था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो भूत हमारे समुदाय का था, जबकि चुड़ैल रमजान चाचा की बिरादरी से। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भूतों के भी बिरादरी होते हैं। कहते हैं कि दोनों ने दूसरे धर्म में बंधन तोड़ने के बाद शादी कर लिया था, जिसकी सजा स्वरूप उन्हें भरी सभा में मौत की सजा दी गई और उसी कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया। तब से ये दोनों एक दूसरे से मिलने को तड़पते थे और रात होते ही कब्र से बाहर निकलने को चिल्लाने लगते थे। इसे ही लोग लड़ना समझते थे। चाचा आपने उस भूत और चुड़ैल की कहानी तो सुनी ही होगी, मैंने डरते हुए पूछा। हाँ सुना तो है, पर तुम्हें कितनी सच लगती हैं ये बातें? उन्होंने मुझसे ही सवाल किया। मुझे तो सच्ची ही लगती है। हो सकता है कि किसी बात पर मतभेद हो और वो दोनों लड़ते हों इसी बात को लेकर, रात में शायद बाहर भी निकलते हों। वो फिर से एक बार मेरी बातों पर हंस पड़े। वही तो आज दिखाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में रात को कौन लड़ता है और किसके रोने की आवाजें आती है। धीरे धीरे हम कब्रिस्तान के नजदीक आ रहे थे, तभी साइकिल का पहिया एक पत्थर पर पड़ा और हमारा संतुलन बिगड़ गया। मैंने साइकिल की हैंडल जोर से पकड़ ली, जिस वजह से साइकिल एक ही दिशा में तेजी से भागने लगी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाता देख रमजान चाचा का संतुलन बिगड़ा और हम लोग अंधेरे में एक और गिर पड़े।
मैंने कसकर रमजान चाचा का हाथ पकड़ रखा था। अंधेरे में हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लुढ़कते लुढ़कते हम लोग एक बड़े से पत्थर से जा टकरा कर रुक गए। मैंने टटोला तो वो एक बड़ा सा पत्थर था। रमजान चाचा ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। काफी देर की मेहनत के बाद एक तीली जली तो मेरी चीख निकल गई। हम कब्रिस्तान के बीच में थे और वो पत्थर किसी कब्र की थी। मैंने रोते हुए कहा, चाचा, हम कब्रिस्तान में भूत हमें मार डालेंगे। चुप रहो तुम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान का क्या रहस्य है, क्या है जो आज तक लोगों को डराती आई है। मेरे साथ आओ। कहते हुए उन्होंने एक तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं उनके कुर्ते को पीछे से पकड़ रखा था। उनके पीछे पीछे डरता डरता चला जा रहा था। तभी एक ठोकर लगी और हम दोनों ही किसी कटीले तार में उलझ गए। हमारे शरीर के कई जगह से खून बहने लगा, मगर हमें अपनी जान बचाने के साथ साथ आज उस कब्रिस्तान के रहस्य का भी पता लगाना था, जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। हम धीरे धीरे कब्रिस्तान के एक कोने की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ही चाचा ने माचिस जलाई तो मैं चीख उठा। सामने कोई खड़ा था। लाल लाल आंखें, काले कपड़े पहने हुआ था, फटा हुआ कंबल ओढ़ रखा था उसने। जोर से चिल्लाया वो। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। उसकी आवाज ठीक उसी तरह मिल रहे थे जैसे आज तक मैं रात को कब्रिस्तान से निकलती आवाजें सुना करता था। उसने कंबल में कुछ चीजें इकट्ठा कर रखी थी कि जरा सी रोशनी में वो चमकने लगते थे। इसे ही लोग रात में कब्रिस्तान में जलता और बुझता हुआ चिराग कहते आए थे। वो हमें कोई बहरूपिया लगा जो किसी खास मकसद से रात में उस कब्रिस्तान में आता था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डरते डरते पूछा। जवाब में उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया और मुंह खोलकर जोर से हंसा। उसके सड़ चुके दांतों से एक भयानक दुर्गंध निकली जो मेरे दिमाग में घुसती हुई प्रतीत हुई। आंखें एकदम से लाल, चेहरा धंसा हुआ, आंखों के किनारों पर काजल चिपौता हुआ। बहुत ही डरावना चेहरा था उस आदमी का। क्यों रामलाल काका? उसके सामने आते हुए रमजान चाचा ने कुटिल मुस्कान उकेरी। वो आदमी कुछ पलों के लिए ठिठक गया। उसने जोर जोर से अपनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रमजान चाचा को जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। अभी रुको बेटा, तुम पूछोगे नहीं ये कौन है? हाँ, पूछना तो चाहता हूँ पर डर लग रहा है। अभी यहाँ से निकलना ही सही होगा। मैं बताता हूँ ये कौन है। तुम जिसे भूत और चुड़ैल समझते हो और उनकी बातें कर रहे थे, ये उनका बाप है। क्या? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये पागल बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि राजन का पिता और रेहाना का ससुर है, और आज भी मानता है कि उनका बेटा और बहू जिंदा इस कब्र में दफन है। रोज शाम को ही ये यहाँ आ जाता है। मुझे सब पता है पर बताया आज तक किसी को भी नहीं। कुछ भी हो, मुझे वहां से निकलना था। हम लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। रमजान चाचा ने माचिस निकाली और जलाकर दिशा भांपने की कोशिश की। मुझे बचा लीजिए चाचा जी। कि तभी किसी औरत की आवाज गूंजने लगी। सामने अपनी छत विछत चेहरा लिए रेहाना हाथ जोड़े खड़ी थी।
चेहरे के नाम पर एक आंख बाहर निकलकर लटकी हुई, टूटी और मुड़ी हुई ठुड्डी, आधे टूटे हुए और बाहर निकले दांत, कुल मिलाकर डरावना और भयानक चेहरा था रेहाना का। इतना डरावना चेहरा देख मेरी चीख निकल गई। मैं अंधेरे में ही भागने लगा। मुझे रोकते हुए रमजान चाचा भी मेरे पीछे आने लगे। रुक जाओ, एक कड़क आवाज ने मुझे पीछे देखने को मजबूर कर दिया। सामने कोई और ही खड़ा था रेहाना के अलावा। वो कोई और नहीं बल्कि राजन था, जिसे रेहाना के बगल में ही दफन कर दिया गया था। सर और धड़ अलग थे, पूरा शरीर खून से तरबतर था। उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो लखन मेरे भाई? मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मुमकिन नहीं था। मुझे अपने करीब खींचते हुए वो काला शख्स बोला, मेरे साथ नहीं रुकोगे लखन? कहते कहते उस शख्स का सिर भयानक हंसी में डोलने लगा। मैं रोने लगा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, तुम शायद मुझे नहीं पहचानते। रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हम लोग बुरे नहीं हैं। जिसके बाद राजन ने तुरंत ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जिसके बाद रमजान चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग साइकिल के पास आ गए। मैं जोर जोर से रोने लगा था। रमजान चाचा ने मुझे चुप कराया। रमजान चाचा भी नहीं जानते थे कि रेहाना और राजन की आत्मा सच में उस कब्रिस्तान में है। जिसके बाद हम लोग तुरंत ही साइकिल में बैठे और वहां से निकल गए। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रमजान चाचा ने किसी को भी ये कहने से मना कर दिया था।